घड़ी इशारा कर रही है 7 बजे शाम का और समय हो चला है जीके जीएस स्पेशल बैच से मुलाकात का। तो है गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इससे मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन का पार्ट 6, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, या जहाँ कहीं भी जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से हमारा सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस सेशन के पिछले 5 पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स को भी जरूर देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बन रखी है, उस प्लेलिस्ट पर विजिट करिए। आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे पिछले पार्ट में। आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट नंबर 6 प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का सेशन जो हमारा है, यह हिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसका सबसे पहला स्थल जो था, यानी सैंधव सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल था, वह हड़प्पा ही था। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। और इसकी खोज कब की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। और यह किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता आपको रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? तो सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध पत्थर, वृक्ष और जानवर की पूजा से साबित होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवारा मिला था। तो आपको बता दें कि लोथल सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान था, जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। सन 1955 से 1962 ईस्वी के मध्य में SR राव के निर्देशन में वहां पे खुदाई की गई और लोथल की प्राप्ति हुई। लोथल में पाए गए अवशेष अन्नागार, पशुओं की हड्डियां, तांबा, कालची मिट्टी के मनके, सोने का एक आभूषण, शंख एवं ईंटों का बना हुआ विशाल घेरा, जिसे SR राव ने जहाजों का गोदी बताया। और यही आपका लोथल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लोथल जो है विश्व का प्राचीनतम प्राप्त गोदीवारा है। क्या है? विश्व का प्राचीनतम गोदीवारा है। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। RS राव के अनुसार लोथल लघु मोहनजोदड़ो के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई उनमें 7 महानगर इंपॉर्टेंट थे। नंबर 1 की अगर बात करें तो आपका हड़प्पा हो गया, 2 आपका मोहनजोदड़ो हो गया, 3 आपका चंदूहोदड़ो हो गया, चौथा आपका धौलावीरा, 5वां आपका कालीबंगन, 6ठा लोथल और 7वां बनावली। और उन्हीं में से एक प्रमुख है आपका लोथल। और लोथल को जो आपको कहा जाता था लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो भी एक विशाल स्थल था, विशाल महानगर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित पालतू पशु जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था। तो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन अनुपस्थित था? तो सैंधव सभ्यता के निवासी का संबंध जो था वह गाय से नहीं था। गाय आर्यों का प्रमुख पशु व आर्थिक जीवन की आधार थी, लेकिन सैंधव सभ्यता के लोगों की नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था, यानी बिना किला का, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था? तो चंदूहोदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण से 130 किलोमीटर दूर स्थित था। इस स्थल की खोज सन 1934 ईस्वी में MG मजूमदार ने किया। आपको बता दें कि यहाँ के मकान की पक्की ईंटों के बने होते थे, जिसमें शौचालय, स्नान गृह, आंगन आदि होते थे। मणिक मुहरे आदि मिलने से यह ज्ञात होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था, परंतु यहाँ पर किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले। यानी कि जो कालीबंगा चनहुदरो जो था वहाँ पे किलाबंदी नहीं किया गया था, यानी कि अपने राज्य के किला को नहीं बांधा गया था। जैसे कि मान लीजिए आपका यह जो चंदूहोदड़ो को जो मैंने यहाँ से घेर रखा है, तो इस तरह से वहाँ के राज्य नहीं घिरा हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। तो सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी, जिसके विशेषता के रूप में बहुत सारी विशेषताएं थी, जिनमें अगर हम बात करें विशेषता के रूप में कि इनकी सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, नगर का 2 टीलों में विभाजित होना था, एक का नाम पूर्वी टीला और एक का नाम पश्चिमी टीला रख दिया जाता था, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। ये सारी इसकी विशेषताएं थी। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, इससे सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता जो थी यह सुव्यवस्थित और नगरीय व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? व्यवस्थित शहरी जीवन की व्यवस्था थी, जिसे हम नगरीय व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः पक्की ईंटों का बना होता था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला धातु कौन था? तो मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला धातु जो था तांबा था। मानव ने नवपाषाण काल में सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल के दायरे में रखी गई। सिंधु सभ्यता के लोग कांसे से परिचित थे, जो संभवतः टीन व तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। आपको बताना है टीन और तांबे का अनुसूत्र क्या होगा। चलिए टीन का तो मैंने बता दिया, Zn प्लस डैश इज इक्वल टू तांबा। टीन और किसको मिलाकर तांबा बनाया जाता है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के लोग कांसे से परिचित नहीं थे। लोहे की खोज जो हुई वह उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? तो देवी माँ की जो पूजा संबंधित थी वो संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। देवी माँ की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? आपके ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए आप। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर सभ्यता थी, कृषक सभ्यता थी, मध्य पाषाण सभ्यता थी या पूरा पाषाण सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता था? तो आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का जो भगवान कहा जाता था वह धन्वंतरी को कहा जाता था। धन्वंतरी को आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान कहा जाता था। हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना जाता था और इसे ही चिकित्सा का भगवान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेद हमारे देश की सबसे पुरान संहिताओं में से एक है और वेदों की जो हमारे देश में कुल संख्या है वो 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये हमारे 4 प्रकार के वेद हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक काल के लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। वैदिक काल आर्यों द्वारा 2 भागों में बांट दिया गया था। एक आपका ऋग्वैदिक काल था और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल था। ऋग्वैदिक काल के आर्य तांबा से परिचित थे तथा बाद में उत्तर वैदिक काल के जो आर्य हुए वे लोग लोहा से परिचित थे। लोहा की खोज के बाद कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और सभ्यता ग्रामीण से महाजनपदों के विकास की ओर उन्मुख हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो भारत में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वह व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। भारत में वर्ण व्यवस्था को भी 2 चरणों में देखा जाता था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था श्रम आधारित था, बल्कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म आधारित थी। श्रम आधारित, जैसे ऋग्वैदिक काल में श्रम आधारित का क्या अर्थ? तो श्रम आधारित का अर्थ, यदि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो और यदि आप मोची का काम करते हो तो आपको मोची ही कहा जाएगा, आप ब्राह्मण नहीं कहलाओगे। आपके जो काम करते थे उस काम पे डिपेंड करता था। यदि आप किसी भी कुल में जन्म लिए, अगर मान लो कि आप नीचे कुल में जन्म लिए हो, मोची के कुल में जन्म लिए हो और आप वेदोच्चारण कर रहे हो, वेद का पाठ कर रहे हो, तो आपको ब्राह्मण बना दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो हुआ, उत्तर वैदिक काल में अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, आप मोची का भी काम कर रहे हो, फिर भी आप ब्राह्मण ही बने रहोगे। ऐसा आपका उत्तर वैदिक काल में होता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है?
तो भारतीय संगीत का उद्गम जो खोजा जाता है वह सामवेद संहिता में खोजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक युग में कबीला के प्रधान को राजा की संज्ञा दी जाती थी। राजा निरंकुश नहीं था। सभा समिति और विदथ नामक संस्थाएं इस पर नियंत्रण रखती थी। जनता पूर्व वैदिक में स्वेच्छा से राजा को जो कर देती थी वह बलि कहलाता था, और यही कर अर्थात जो हमारा बलि होता है उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी कहलाने लगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वैदिक आहार का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक काल में जो आहार होते थे उनका जो प्रमुख भोजन था वो दूध और दूध से बने उत्पाद थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? यानी कि आपका जो जन्म लेते हैं उस तरफ से जो कर्म आपका स्टार्ट होता है उसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? तो सबसे पहले जो आपका आता है वह ब्रह्मचर्य जीवन आता है। यानी कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में अभी जो जी रहे हो वह ब्रह्मचर्य जीवन है। उसके बाद आपकी शादी होती है तो गृहस्थ जीवन में होता है। फिर आप थोड़े से और एजेड होते हो तो वानप्रस्थ जीवन होता है। ठीक है, वानप्रस्थ जीवन होता है। लेकिन उसके बाद जो अंत में जो प्राचीन काल में लोग होते थे वे एक और जीवन को जीते थे जो कि वानप्रस्थ के बाद जोड़ा गया, जिसे हम संन्यास जीवन कहते हैं। यानी उस काल में जो बहुत सारे लोग थे जो बुजुर्ग होने की अवस्था यानी कि 10 साल के करीब उनकी एज मृत्यु की बच जाती थी, तो वे लोग संन्यास की ओर चले जाते थे, जंगल में तपस्या के लिए चले जाते थे, भगवान में लीन हो जाते थे। ठीक है, वे अपना जीवन यापन सबको छोड़कर भगवान की ओर निकल पड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि? ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए हैं और पुरोहित को उपहार के रूप में भी गाय दी जाती थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी और सभी ग्राम में निवास करते थे। उनके जीवन में गाय का बहुत महत्व था। गाय जीवन का समृद्धि सूचक था, अतः इसे उपहार में देने, पुरोहित को देने, गाय के लिए युद्ध करने अर्थात न मारने योग्य भी उन्हें बनाया गया। या अधिक गाय रखने वाले व्यक्ति को अर्थात समृद्ध और गोमत कहा जाता था। तो इसी कारण आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। और इसके साथ ही हमारे मॉर्निंग के करंट अफेयर्स के सेशन जो प्रतिदिन बाबा जी स्टडी पर 4 बजे अपलोड हो जाया करती है उसे भी जरूर देखें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।